हेलो फ्रेंड्स। मैं रवि कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज ये सेशन जो है इसमें हम कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, सिर्फ हम ऑप्शंस और आंसर देख के आगे नहीं बढ़ जाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी ये क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बनने वाले होंगे या क्वेश्चंस आने वाले होंगे वो भी हम इस सेशन में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? ऑप्शन इज 5 years, ऑप्शन बी इज 6 years, ऑप्शन सी इज 3 years, ऑप्शन डी इज 4 years। तो आंसर देखते हैं, आंसर है डी, 4 years। तो क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसमें विजिलेंस कमिश्नर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, कितने वर्ष का होता है? तो इसमें आंसर है 4 वर्षों का। तो कुछ की नोट्स हैं वो देख लेते हैं। ऑन रिकमेंडेड ऑफ के सांथनम कमिटी, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन was set up by the government in 1964 to exercise general superintendence and control over negligence administration. Recently, former Andhra Bank MD and CEO Suresh N. Patel was appointed as a vigilance commissioner in CVC। तो 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का स्थापना किया गया। ये सांतनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया था। इसका काम था जनरल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जनरल सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल करना। अभी जो हमारे विजिलेंस कमिश्नर है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वो सुरेश एन पटेल हैं, जो कि फॉर्मर आंध्रा बैंक एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, पीटर्सबर्ग डायलॉग which was seen in news recently in associated with which field? तो पीटर्सबर्ग डायलॉग है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है वो ऑप्शन है ए वर्ल्ड ट्रेड, ऑप्शन बी इज क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन सी इज इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ऑप्शन डी इज हेल्थ इमरजेंसी। आंसर है आंसर बी, क्लाइमेट एक्शन। तो जो पीटर्सबर्ग डायलॉग है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। इसका देख लेते हैं की नोट्स। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर represent India in the recently held 11th session of Petersburg Climate Dialogue, along with his counterparts from 30 nations. Prior to this, the minister also participated in an Indo-German bilateral meeting through video conference. This session of climate dialogue is the first virtual climate dialogue. Is the first virtual climate dialogue. The Petersburg Dialogue has been hosted by Germany since 2010 to provide a global forum for informal political discussion on climate negotiation and climate action। तो जो अब ये पीटर्सबर्ग डायलॉग क्या है, ये एक फोरम है, ग्लोबल फोरम है जिसमें सारे देश इनफॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं क्लाइमेट नेगोशिएशन और क्लाइमेट एक्शन पे। ये जर्मनी में आयोजित होता है हर साल। ये 2010 से जर्मनी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये पहला आयोजन था जो वर्चुअल किया गया, मतलब ऑनलाइन किया गया। इसमें 30 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली क्वेश्ड अ क्लॉज ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस which converted permanent post to term post. What was the original term of college principals as per regulation? Option है 3 years, option B is 4 years, option C is 5 years, option D is 6 years। आंसर इज ऑप्शन C, 5 years। इसका नोट है, बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली क्वेश्ड द क्लॉज इन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2010 which converted permanent post to term post of 5 years. Hereafter, the principal can serve beyond 5 years and continue to hold their post till retirement। तो ये क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 में एक क्लॉज पेश किया है जिसमें उसके परमानेंट पोस्टों को टर्म पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो यूजीसी रेगुलेशन था इसके
पहले जो ये क्लॉज से पहले उसमें प्रिंसिपल का कितना टर्म था, मतलब उनका कार्यकाल कितने सालों का था। इसका आंसर है 5 साल। इसमें यूजीसी का फुल फॉर्म दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2010। इसमें जो अभी क्लॉज लगाया गया है उसके अनुसार प्रिंसिपल 5 साल से ज्यादा 5 साल के बाद उनके रिटायरमेंट तक इस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट हैज placed 10 countries including India on the priority watch list pertaining to which issue? Option is currency manipulation, option B is intellectual property framework, option C is trade sanctions, option D is nuclear warfare. Answer is option B intellectual property framework. तो क्वेश्चन है यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत सहित 10 देशों पर एक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट लगाया है, वो किस इशू पे लगाया है। तो आंसर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क पे। इसके बारे में डिटेल दिया गया है द यूनाइटेड स्टेट हैज placed 10 countries including India on the priority watch list for lack of sufficient improvement to its intellectual property framework. The US placed 10 countries including China, India and alleged that enforcement of intellectual properties have weakened or remained inadequate to these countries. The US also highlighted that because of the weak IP enforcement, Americans can it difficult to have an equitable market access. आगे बढ़ते हैं। Question 5 is what is the objective of Jaganna Vidya Devna scheme launched by Andhra Pradesh government? Option A is college fee reimbursement. Option B is improving infrastructure of a school. Option C is free education to school girls. Option D is midday meal in a school. Answer A is college fee reimbursement. Chief Minister of Andhra Pradesh Y.S. Jagan Mohan Reddy has launched Jaganna Vidya Divena scheme which provides fee reimbursement to many as 14 lakh college students in a state. The reimbursement amount would be credited directly into accounts of mother of a student in 4 installments. From this academic year, the state has released about rupees 4,000 crore for the scheme and rupees 1,880 crore towards the pending dues. Parents asked to claim refund of they had paid fee for 2019-20. तो ये जो जगन्नाथ विद्या दिवीना स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है वो किस विषय में है, तो वो कॉलेज फी रिइंबर्समेंट के लिए है। इसमें करीब करीब 14 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और जो रिइंबर्समेंट अमाउंट है वो डायरेक्टली स्टूडेंट के खाते में ना जाकर उनके मदर्स के अकाउंट में जाएगा। इसके लिए जो फंड रिलीज हुआ है वो 4,000 करोड़ हुआ है इस स्कीम के लिए और 1,080 करोड़ तो पेंडिंग ड्यूज के लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड द बेनिफिट अंडर इट्स SLF-MF extended the benefit its SLF-MF scheme. What does MF stand for in the scheme? Option A is microfinance, option B is mutual fund, option C is micro fund, option D is multiple finance. Answer B, mutual fund. The Reserve Bank of India launched a rupees 50,000 crore scheme which enable banks to extended liquidity support to mutual fund SLF-MF scheme. This was introduced at the backdrop of shutting down of 6 debt funds if Franklin Templeton mutual fund. Recently, the RBI extended the benefit of the scheme to all banks, irrespective of whether they avail funding from Reserve Bank or deploy their own resources. Next question is, according to the recent survey conducted by the Center for Monitoring India, फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। According to the recent survey conducted by the Center for Monitoring India Economy (CMIE), which state recorded the highest unemployment rate in April 2020? So option is A Telangana, option B is Tamil Nadu, option C is Bihar, option D is Punjab. तो CMIE के रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 में
बेरोजगारी का हाईएस्ट रेट किस राज्य में रिकॉर्ड किया गया है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार और पंजाब। आंसर देखते हैं, आंसर है बी, तमिलनाडु। इसके बारे में की फैक्टर से थोड़ा देख लेते हैं। एज पर द रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMIE, द एम्प्लॉयमेंट रेट of India increased 14.8% point to 23.5% in April 2020. Tamil Nadu recorded the highest employment rate in April 2020 among large states at 49.8%, up from 6.3% in March 2020. Jharkhand and Bihar follow Tamil Nadu in higher unemployment rate, while the lowest rate was found in Punjab, Chhattisgarh and Telangana. Next question is rebate of state levies ROSL scheme, which was seen in news recently, was launched to support which sector? Option A is food processing, option B is textile, option C is chemical and fertilizer, option D is automobile. तो जो rebate of state levies ROSL scheme है वो किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है? ऑप्शन डी, ऑप्शन है, आंसर है बी, टेक्सटाइल। Under the rebate of state levies (ROSL) scheme, exporters can claim refunds from the center for all the levies and duties they pay at the state level. It was extended only to exporters of apparel and made-up. It was discontinued last year and replaced with the rebate of state and central taxes and levies scheme. Recently, rupees 464.13 crore has been allocated for issue of duty credit scrips by the DGFT to exporters who have pending claims under the ROSL scheme. Next question is, what is the name of campaign launched by NITI Aayog to ensure well-being of senior citizens during COVID-19 pandemic? ऑप्शन है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, बी इज टेक केयर ऑफ एल्डर्स, सी इज दादा एंड दादी बचाओ अभियान, डी इज सुरक्षा समृद्धि अभियान। आंसर है ए, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। इसमें है कि नीति आयोग ने मुंबई बेस्ड एक पीरामल फाउंडेशन है उसके साथ कोलैबोरेशन में ये अभियान चलाया है। इसका मुख्य लक्ष्य जो एल्डर हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका देखभाल करना जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ग्लोबल अलायंस होस्टेड द कोरोना वायरस ग्लोबल रिस्पॉन्स international pledging conferences to raise funds for COVID-19 response? Option A is G20, option B is G7, option C is European Union, option D is ASEAN. Answer है European Union. The European Union and its partners co-hosted the coronavirus global response international pledging conference to raise funds to kick-start the global fight against COVID-19, especially to manufacture of vaccine. Next question is, which Indian state supplies the majority of jute bags used in packaging the food grains of country? Sorry, इसमें food grains छूट गया है। तो क्वेश्चन है, which Indian state supplies the majority of jute bags used in packaging the food grains in country? Option A is Assam, option B is West Bengal, option C is Kerala, option D is Tamil Nadu. आंसर है वेस्ट बंगाल। तो जो जूट बैग प्रोडक्शन होता है, जूट बैग जो अनाज जिसमें रखा जाता है, गेहूं चावल वगैरह जिसमें रखा जाता है जूट बैग, उसका प्रोडक्शन जो होता है इंडिया में वो मेजोरिटी ऑफ उसमें वेस्ट बंगाल करता है। इसको की फैक्टर्स देख लेते हैं। तो which West Bengal supplies about 95% of the jute bags used across the country, mainly in packaging of food grains. As the lockdown has stopped the production of jute bags in the state, the Food Corporation of India faces a shortage of bags. Union Food Minister Ram Vilas Paswan announced that the government has allowed packaging of food grains in used gunny sacks and the plastic bag during the ongoing procurement session. A task force has been constituted by a ministry to access the shortage of jute bags for packaging amid the lockdown. आगे बढ़ते हैं। What is the COVID Kavach ELISA?
दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। ये कोविड कवच एलिसा क्या है के बारे में। ऑप्शन इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, ऑप्शन बी इज मास्क, ऑप्शन सी इज टेस्टिंग किट, ऑप्शन डी इज डिसइंफेक्टेंट। का आंसर देखते हैं। आंसर इज सी, टेस्टिंग किट। तो जो ये कोविड कवच एलिसा है, ये टेस्टिंग किट है। किसमें काम आता है? कोविड-19 के टेस्ट में। तो ये इसके बारे में की फैक्टर्स और भी देख लेते हैं। पुणे बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड अ फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट फॉर कोविड-19 named COVID Kavach ELISA. As per the Union Health Ministry, the kit can test up to 90 sample together in 2.5 hour. मतलब कि 90 टेस्ट कर सकता है ये 2.5 घंटे में। ये जो कोविड कवच एलिसा टेस्टिंग किट है वो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोवैप दैट वाज रिसेंटली न्यूज इज द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो इकोवैप एक रिसर्च रिपोर्ट है, वो किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज नीति आयोग। आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो ये इकोवैप रिसर्च रिपोर्ट है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। किस विषय में है? रिसेंटली एसबीआई रिलीज इट्स latest EcoWrap report. It has revised and baseline fiscal deficit to 7.9% of the revised GDP in financial year 21, which is more than double to its previous estimate. The report had earlier estimated the fiscal deficit at 3.5% of GDP. The reason for the revision is due to the lower revenues and a higher expenditure against the backdrop of COVID-19 pandemic. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is, what is the name of first automated testing machine procured by the government of India for testing of COVID-19 cases? पहला ऑटोमेटिक टेस्टिंग मशीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, वो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए CDC 6800, ऑप्शन बी इज कोविड 6800, सी इज कोबा 6800, डी इज NCDC 6800। Answer is COBA 6800. Next question is, the task force on NIP recently submitted their report to Union Finance Minister. What does I stand for in NIP? Option A is investment, option B is infrastructure, option C is industrial, option D is independent. Answer is B, industrial. तो NIP में जो I है वो इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट करता है। The Task Force on National Infrastructure Pipeline (NIP) submitted the final report for financial 2019-25. The Union Finance Minister. The summary report was released in December last year. Sorry, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे गलत ये लिखा है, सॉरी इसके लिए आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। और NIP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, COVID-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज द टाइटल ऑफ रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए इज यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आंसर बी का आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड ILO Monitor Third Edition COVID-19 and the World of Work. In the report, it is said that almost 1.6 billion workers in the informal economy, which is about half of the global workforce, face an immediate danger of losing their livelihood due to the continued lockdown imposed. Out of 3.3 billion workers, 2 billion have vulnerable job under informal economy. Next question is, as per the recent judgment of Supreme Court, which category of banks may also be included under SARFAESI Act? क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट है उसमें किस कैटेगरी के बैंकों को SARFAESI एक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है?
Option A is regional rural bank. Option B is cooperative banks. Option C is small finance bank. Option D is local area bank. आंसर इज कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंकों को भी सरफासी एक्ट के अंतर्गत लाया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट के अनुसार। द सिक्योरिटाइजेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, सरफासी का फुल फॉर्म है ये, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कई कई क्वेश्चन में पूछता है। अलाउ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ऑक्शन प्रॉपर्टी when borrowers fail to repay their loans. Recently, as per judgment of Supreme Court, the cooperative banks that are involved in the banking activities are considered as a banking company. Hence, the Sarfasi Act may be modified to include the procedure of loan recovery by cooperative banks. Next question is, who has been appointed as a director on Central Board of Reserve Bank of India, who also took over as a Economic Affairs Secretary recently? Option is Tarun Bajaj, option B is Preeti Sudan, option C is Arvind Kumar Sharma, option D is Rajesh Bhushan. Answer है A, Tarun Bajaj. As per recent notification of Reserve Bank of India, the government has appointed Economic Affairs Secretary Tarun Bajaj as a director on the Central Board of Reserve Bank of India with effect from 5th May until further orders. ये 5 मई से तरुण बजाज जी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। Next question is, as per the recent study of National Institute of Biomedical Genomics, the novel coronavirus has mutated into how many different types? Option has A is 4, option B is 6, option C is 10, option D is 15. Answer is C, 10. The researchers at the National Institute of Biomedical Genomics in Kalyani, West Bengal, has recently found that the novel coronavirus O type that originated from Wuhan, China, has mutated into 10 different types. Among the 10 mutants, one type named A2A has nearly replaced all the others to become a dominant mutation across all geographical regions. This study is to be published in the India Journal of Medical Research, published by ICMR. Next question is, as per the recent study of सॉरी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन फ्रीडम फाइटर एंड नेशनल कम्युनल हार्मोनी अवार्डी हु रिसेंटली पास्ड अवे? ऑप्शन ए इज चुन्नी गोस्वामी, ऑप्शन बी इज ऋषि कपूर, ऑप्शन सी इज हेमा भारती, ऑप्शन डी इज अलेक्जेंडर फर्नांडो। आंसर है सी, हेमा भारती। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द फ्रीडम फाइटर स्ट्राइव्ड हार्ड टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड एम्पावर द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। शी वाज अ रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स including the Padma Shri in 2005, National Communal Harmony Award by the Ministry of Home Affairs in 2006, and the Faruquddin Ali Ahmad Memorial Award for National Integration from the Assam Government. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोविलपट्टी कडाली मिट्टाई हैज बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग इन विच स्टेट इज कोविलपट्टी लोकेटेड? ऑप्शन ए इज कर्नाटका, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज आंध्र प्रदेश। आंसर इज तमिलनाडु। कोविलपट्टी जो है वो तमिलनाडु में एस्टेब्लिश है। The popular candy of Tamil Nadu, Kovilpatti Kadalai Mithai, has been granted the geographical indication tag. Deputy Registrar of Geographical Indications announced the news. Next question is, what is the new official name of NASA's Mars helicopter? Option A is Intelligence, option B is Ingenuity, option C is Brilliance, option D is Endeavour.
आंसर बी है इंजेनिटी। तो जो नासा का मार्स हेलीकॉप्टर है, जो नासा रोवर भी बोला जाता है, जिसमें नासा पे मतलब उस पे जो यंत्र भेजे जाएंगे, रोवर बोलते हैं उसको, नासा मार्स हेलीकॉप्टर बोलता है, उसका ऑफिशियल नेम क्या है? इंजेनिटी। इन द नेम of the rover, essay contest was conducted by the NASA. The essay of the teenager from Alabama High School has been selected, which proposed the name for the Mars helicopter of NASA. Ingenuity is the new official name of the Mars helicopter as announced by NASA. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question is Ayush Kavach COVID, an application developed the Ministry of Ayush, has been launched by which state? तो आयुष कवच कोविड एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा डेवलप किया गया है, और इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज हरियाणा, ऑप्शन डी इज बिहार। आंसर इज बी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, लेकिन ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। किससे रिलेटेड है ये? कोविड-19 से किया है, एक ऐप है। The state government of Uttar Pradesh has recently launched a mobile application called Ayush Kavach COVID, which has been developed by Ministry of Ayush. Next question is Hope, helping out people everywhere portal is an initiative of which India state? Option A is Odisha, option B is Uttarakhand, option C is Punjab, option D is Kerala. आंसर इज उत्तराखंड। होप क्या है, तो हम जान लेते हैं। द पोर्टल हैज स्टार्टेड टू कलेक्ट डाटा ऑन द यंगस्टर्स ऑफ स्टेट एंड माइग्रेट वर्कर रिटर्न फ्रॉम अदर स्टेट। द वर्कर कैन अपलोड देयर स्किल सेट on the website, and based on that they will be able to find suitable job at home state. The data collected will be used for implementing the Mukhyamantri Swarojgar Yojana implemented by state earlier. Okay, तो ये 25 क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्प करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स में। हम आगे भी ये ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे करंट अफेयर से। इस वजह से हम करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो भी कवर अप करेंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी सुधार आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए या सर इसमें कुछ हमें ये है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हम जरूर इसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, थैंक यू।